हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन और आंसर। ओके, तो चलिए फिर शुरू करें। देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा है कि फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ग्रिड। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे ना, तो वहां पर इस प्रकार से सुडोकू जैसा यानी ग्रिड जैसा कुछ बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो उसी में से हमने यहाँ पर आंसर ढूंढ करके लिखा हुआ है, तो आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो आओ मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि अ सेंस ऑफ वी फीलिंग एंड एम्पैथी टुवर्ड्स फेलो सिटीजन, यानी लोगों में एक दूसरे के प्रति क्या होना, मतलब एम्पैथी होना और ऐसी भावना होना कि हम सब क्या है, हम सब, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मैं किए जा रहे हैं। तो ऐसी भावना को हम क्या कहते हैं, फ्रैटर्निटी कहते हैं, है ना। एक दूसरे के प्रति क्या रखना, मतलब भाई जैसा, बंधुत्व जैसा व्यवहार रखना, ठीक है, भाईचारा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैटर्निटी कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फ्रैटर्निटी। ये मैंने आप लोगों को लेसन पढ़ाते टाइम पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था सारी चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे हमारा जो प्रियम्बल है उसमें ये सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है ना, ये सारे वैल्यूज, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी वगैरह। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कि अ सिस्टम इन विच सोवरेन पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, यानी वो सिस्टम जिसमें क्या होता है, जिसमें सोवरेन पावर किनके हाथों में होती है, लोगों के हाथों में होती है, मतलब हम आपके कॉमन पीपल के हाथों में होती है। तो वो सिस्टम को हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा कि इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन हमें प्रोवाइड करे वो क्या है, वो आपका प्रियम्बल है। प्रियम्बल पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया गया है, क्या क्या इसके अंदर है। ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। कैसे पता चलती हैं, जब हम प्रियम्बल को स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं तब। तो ये आपका प्रियम्बल यहाँ पे सही जवाब होगा। फिर वो सिस्टम जहां पर मतलब सारे रिलीजन्स को, सभी धर्मों को बराबर माना जाता हो, तो वो सिस्टम क्या होता है, उसको हम कहते हैं प्यारे दोस्तों सेक्युलर, ठीक है। तो ये जो सारे हमने आंसर्स निकाले हैं ना, सेक्युलर, प्रियम्बल, डेमोक्रेसी, फ्रैटर्निटी, तो वो जो यहाँ पे ग्रिड दिया गया था ना सुडोकू जैसा, ये वाला, इसी में से हमने आंसर निकाला है। तो आप एक बार देखना, अपनी टेक्स्ट बुक खोल करके आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोगों के सामने, पढ़ो इसको कि व्हाट आर द प्रोविजन इन अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से मतलब प्रोविजंस हैं वो हम देखेंगे इधर। तो द प्रोविजंस, इसको ना कैपिटल में लिख लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। कैसे लिखोगे, कैपिटल, क्योंकि हमेशा शुरुआत करनी होती है कैपिटल से ना, इसीलिए। तो द प्रोविजन इज अ सेक्युलर स्टेट आर, कौन कौन से प्रोविजन है सेक्युलर स्टेट के, कि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, मतलब किसी भी देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, पहली बात तो ये है। एंड दूसरा, द सिटीजन्स आर गिवन द फ्रीडम टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, यानी हर कोई अपने हिसाब से धर्म को फॉलो कर सकता है। किसी के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे कि आज से तुमको बस यही भगवान की पूजा करनी है, या फिर आज से अब बस तुम्हें वो जीसस क्रिस्ट को ही मानना है और कोई पूरी दुनिया में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा हम किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। आपकी जिसमें आस्था है, ठीक है, आप जिसकी पूजा करना चाहो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि द स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी लोगों के साथ जो हमारा देश है, हमारी सरकार है, वो उनके धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाई एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, हमारे देश में क्या है प्यारे दोस्तों, एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है वो वोट दे सकता है, उसको वोट डालने का अधिकार होता है। एंड दिस इज कॉल्ड द एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, तो देख लीजिए, एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ एज ऑफ 18 ईयर्स। यहाँ पर एज आएगा, ईच नहीं आएगा प्यारे दोस्तों। मैं इसको ठीक कर देती हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका एज आ जाएगा। ओके, चलिए तो इसको ठीक कर लेना, समझ में आया। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी याद रखना, मैंने ना जब आपको लेसन पढ़ा रही थी तो वहां पर भी मैंने ये एडल्ट फ्रेंचाइजी वर्ड आया था और तब आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था। ओके, चलिए देख लेते हैं इधर, एज, राइट, समझ आ गया सभी को। तो यस, ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि व्हाट राइट डज इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर, मतलब कौन कौन से ऐसे राइट है, मतलब इकोनॉमिक जस्टिस वाले, देख लीजिएगा यहाँ पर।
तो इकोनॉमिक जस्टिस भी हमने देखा था ना, सभी को अपने हिसाब से क्या कर, जैसे देखो सभी को न्याय का अधिकार है, जिसमें हमने 3 टाइप के जस्टिस देखे थे। पहला इकोनॉमिक था, एक दूसरा सोशल भी था, तीसरा पॉलिटिकल भी था। तो अब आपको इकोनॉमिक जस्टिस को थोड़ा एक्सप्लेन करना है। देखो इकोनॉमिक जस्टिस ये होता है कि सभी को पावर है, सभी के पास ये राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी गरीबी दूर करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए कहीं पर भी मतलब काम वगैरह कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं तुमको तो पैसा कमाने का अधिकार ही नहीं है। तो आप सोचो अगर आपने उसको ऐसे बोल दिया तो वो बेचारा करेगा क्या, कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। ठीक है, तो सभी के पास इकोनॉमिक अधिकार है ना। हम कहीं पे काम करते हैं, कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का कोई आदमी आकर के या फिर सरकार हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है क्या कि नहीं आपको पैसे कमाने का अधिकार नहीं, आप जाओ जाके घर पे बैठो, ऐसा कभी कहती है? और कहेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये राइट दिया हुआ है, हमको ये अधिकार है इकोनॉमिक जस्टिस का। ठीक है, तो देख लीजिए, इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर द राइट टू सोर्स ऑफ लिविंगहुड वेयर बाई वन कैन लुक आफ्टर वन सेल्फ एंड वंस फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रोविजन ऑफ राइट टू मीन्स अ लिवलीहुड वुड इनेबल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी, हंगर, माल नरिशमेंट एंड हंगर डेथ। ओके, मतलब ये सारी चीजों से अपने परिवार को बचाने का उसके पास अधिकार है, वो जाए काम करे और पैसे कमाए, कोई नहीं रोकेगा। अगला सवाल है कि हाउ विल ह्यूमन डिग्निटी बी एस्टेब्लिश्ड इन अ सोसाइटी, मतलब जो ह्यूमन डिग्निटी है, व्यक्ति की जो गरिमा है, ओके, वो कैसे सोसाइटी में डेवलप होगी। तो देखो अगर लोगों में फ्रैटर्निटी वाली भावना रहेगी ना, लोग एक दूसरे के प्रति एम्पैथी रखेंगे, सिंपैथी नहीं, ठीक है, एम्पैथी जब रखेंगे तो क्या होगा, अपने आप ही लोगों में वो वाली भावना आ जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला, ह्यूमन डिग्निटी विल बी एस्टेब्लिश्ड बाय ट्रीटिंग अदर्स विद द सेम रिस्पेक्ट एज वी एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट बाय अदर्स। यानी देखो डिग्निटी कब एस्टेब्लिश्ड हो पाएगा, जब हम क्या करें, जैसे हम जैसा व्यवहार लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं ना कि सब लोग हमसे सम्मान पूर्वक बात करें, कोई हमारा अपमान ना करे, अच्छे से हमसे प्रेम से बात करे। ठीक है ना। अगर हम कहीं पर जा रहे हैं किसी ऑफिस में कुछ काम कराने के लिए, तो भी वो लोग हमें बहुत प्यार से बोले, ठीक है, प्रेम से बात करें। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको भी दूसरों के साथ व्यवहार वैसे ही करना चाहिए, है ना। वरना आप तो सबसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब हमसे अच्छे से बिहेव करें, है ना, सब हमको प्रेम से बोले, लेकिन आप दूसरों के ऊपर बस चिल्लाए जा रहे हो, थोड़ी सी गलती हो गई बस आपने चिल्लाना चालू कर दिया। ठीक है, तो इससे डिग्निटी वाली भावना नहीं आएगी। सबके अंदर होनी चाहिए ये वाली भावना, यानी कि आप जैसा व्यवहार दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो वैसा ही व्यवहार आपको दूसरे के साथ भी करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारे सोसाइटी में डिग्निटी जो है वो यहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी डेवलप हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हेन एवरी इंडिविजुअल रिस्पेक्ट टू वन अनदर, मतलब जब सब लोग क्या करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, ऑनर देयर फ्रीडम, ठीक है, सभी के फ्रीडम का सम्मान करेंगे, तो इससे क्या होगा प्यारे दोस्तों, इससे ह्यूमन जो डिग्निटी है वो तो यहाँ पे डेवलप हो ही जाएगी सोसाइटी के अंदर। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ शुड वी मेक यूज ऑफ आवर फ्रीडम, राइट योर व्यूज अबाउट इट, मतलब कैसे हमें अपने फ्रीडम, हमारी जो आज़ादी हमें दी गई है, कैसे उनका यूज करना चाहिए। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। तो पहला देखिए, फ्रीडम डज नॉट मीन अनरेस्ट्रेन बिहेवियर और लाइसेंस टू डू वॉट एवर वी लाइक, है ना। सुनो, हम कहते हैं ना हमारे संविधान ने हमको आज़ादी दी है, राइट टू एक्सप्रेशन, मतलब अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम चाहे जो बोलेंगे, मतलब किसी के बारे में भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये आज़ादी आपको मिली है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे काम करने की आज़ादी है हमारे पास, इकोनॉमिक जस्टिस भी है हमारे पास कि हम नौकरी करके, हम अपना बिजनेस करके अपना जीवन चला सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये आज़ादी है, लेकिन आपको संविधान के, मतलब आप देखो, आपको अगर मान लीजिए आपके मम्मी पापा ने आपको छूट दे दी, जा बेटा ठीक है, अगर तू स्कूल से लेट से आया ना तो भी हम तुझे कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने ऐसा कहा था कि मुझे स्कूल से आने में लेट हो सकती है, शायद मैं अपने दोस्त के घर पे जाऊंगा पढ़ने के लिए, तो आपके मम्मी पापा ने आपसे ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की, उन्होंने सोचा कि चलो अपने दोस्त के घर पे गया होगा पढ़ने। लेकिन अब आपने इस फ्रीडम का, इस आज़ादी का गलत फायदा उठा लिया, और अब आप ना दोस्त के घर पढ़ने जाने के बहाने कहाँ गए, बोलो कहाँ गए, कहीं चले गए ऐसे ही घूमने के लिए, ठीक है, कहीं और दूसरी जगह चले गए। तो अब आपने क्या किया, आपको जो आपके मम्मी पापा ने आज़ादी दी थी, आपने उसका गलत फायदा उठाया। उन्होंने वो आज़ादी किस लिए दी थी, आपके फायदे के लिए दी थी कि मेरा बेटा जाकर के दोस्त के घर पे पढ़ाई करेगा, है ना, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। लेकिन आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप इधर उधर बस
चक्कर मार रहे हो, ठीक है, बस घूमने के बहाने, खेलने के बहाने आप निकल लिए, है ना, तो आपने ये गलत फायदा उठाया। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको कुछ फ्रीडम दिया है तो उसे हमें अच्छे से यूज करना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि आप बिजनेस कर सकते हो अपने हिसाब से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी बिजनेस करोगे, है ना, आपने ये लिकर वगैरह की दुकान खोल ली या फिर आपने ये मतलब कुछ भी इलीगल काम करना चालू कर दिया, ठीक है, तो वैसे काम नहीं चलेगा। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो वो आपको एक दायरे में रह करके करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान ने हमको दी है ना, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप किसको भी कुछ भी बोलोगे, ठीक है, अगर आप कोई गलत चीज देख रहे हो तो उसके लिए बोलो, लेकिन आप अपने मन से कुछ भी बोले जा रहे हो किसी के भी बारे में, कोई बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है और उसने वो चीज नहीं की फिर भी आप उसके बारे में बोल रहे हो, तो फिर ये गलत बात हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे वही बोला है कि हमारे जो फ्रीडम है ना उनका हमें अच्छे से उपयोग करना चाहिए। अगर हमें मिला है तो ऐसा नहीं कि हम चाहे जो मनमर्जी वो करेंगे, ठीक है, तो याद रखना, क्योंकि एज अ ह्यूमन मतलब एज अ इंडियन सिटीजन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एंड अदर्स टू रेस्पेक्ट आवर फ्रीडम वी शुड रेस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स एज वेल, मतलब हमें सबके आज़ादी का, सबके फ्रीडम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगला यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। पहला सोशलिस्ट स्टेट, है ना, तो सोशलिस्ट स्टेट क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसको जरा एक्सप्लेन कर दो। तो देखो सोशलिस्ट स्टेट वो होता है जहां पर जो अमीर और गरीब हैं उनके बीच में ना ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, हम अमीर और गरीब में भेदभाव ज्यादा ना देखें, जिस रोड पे अमीर चल रहा है उस रोड पे गरीब भी चलना चाहिए, ओके, वरना फिर ऐसे लगा दो कि कोई भी पब्लिक प्लेस है, अब एक ट्रेन आ रही है अमीरों के लिए, एक ट्रेन आ रही है गरीबों के लिए, तो गलत बात हो जाएगी भाई, है ना। जो अमीरों वाली ट्रेन है उसमें मस्त सारी फैसिलिटीज दी गई हैं, गरीबों वाली में नहीं दी गई हैं, गलत बात, ठीक है। तो अमीर और गरीबों के बीच में ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। सोशलिस्ट स्टेट, सामाजिक स्टेट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पहली बात ये है। फिर दूसरा, जो वेल्थ और रिसोर्सेज है हमारे कंट्री के, वो सभी को समान रूप से दिए जाने चाहिए सोसाइटी के अंदर, है ना, गरीब को अमीर को, चाहे वो सुपीरियर इंफीरियर कोई भी हो, हाई लो कोई भी, ठीक है। एंड इसका भी ध्यान रखा जाता है कि इट इंश्योर्स दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ डज नॉट टेक प्लेस इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल, मतलब जो वेल्थ का, जैसे मैंने आपको लेसन पढ़ाते टाइम पे बताया भी था कि जैसे हम देखते हैं ना कि जो व्यक्ति ज्यादा कमाता है उससे ज्यादा टैक्स लिया जाता है, जो व्यक्ति कम कमाता है उससे कम टैक्स लिया जाता है। तो ये क्या है, ये यही है कि हम ना यहाँ पे गरीब और अमीर का जो बीच का डिफरेंस है ना उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो ज्यादा पैसा कमाएगा उसको ज्यादा टैक्स देना चाहिए रूल के हिसाब से, और हमारे यहाँ ऐसा होता भी है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे इक्विलिटी, सो एक्सप्लेन द इक्विलिटी। तो चलिए इक्विलिटी देख लेते हैं, यहाँ पे इसको कैपिटल में लिखना, ठीक है, आइए देखिए, द प्रीएम्बल गारंटीज टू एवरी इंडियन सिटीजन इक्वल स्टेटस एंड इक्वलिटी, इक्वल स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इसको आप कैंसिल कर लेना, रुको मैं अगर आपको बताऊं तो कैंसिल दिस, ओके, ये ऑफ जो है ना इसको यहाँ से हटा लेना। देखो क्या लिखा है मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ। द प्रीएम्बल गारंटीज, हमारा प्रीएम्बल गारंटी देता है एवरी इंडियन सिटीजन, हर एक इंडियन सिटीजन को इक्वल स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ इक्वल स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब इक्वल स्टेटस देता है और इक्वली अपॉर्चुनिटी भी देता है ना, कि अगर कोई जॉब है, गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई भी हो, तो सभी को समान अवसर मिलेगा, है ना, सब लोग इसमें एग्जाम दे सकते हैं और जो भी कैपेबल होगा वो जाएगा, पर मतलब वो चुन करके जाएगा, ऑफिस में बैठने लायक बनेगा। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रेज, रिलीजन, मतलब देखो उनके धर्म के आधार पे, उनके मतलब लड़का है तो अरे इसको जॉब पे रख लो, या फिर लड़की है तो इसको हम इस ऑफिस में बिठाएंगे, लड़कों को नहीं बिठाएंगे, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है इक्वलिटी का मतलब। एंड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस मीन्स टू एंड ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ हाई लो और सुपीरियर इन्फीरियर, यानी कि अमीर हो गरीब हो, अरे भैया तुम तो उच्च जाति के हो, तुम तो ठाकुर हो, तुम तो पंडित हो, तुमको यहाँ पे हम इसमें अपने मिनिस्ट्री में तुमको मंत्री बनाएंगे, अच्छा आपको क्लर्क की नौकरी देंगे, ठीक है, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। यानी सुपीरियर इंफीरियर के तौर पे ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना इसको खत्म करना, ये आता है इक्वलिटी में। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मींस एवरी इंडिविजुअल विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर और हिज डेवलपमेंट, यानी सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगा काम वगैरह करने का। सोवरेन स्टेट, अब ये सोवरेन स्टेट का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है भाई, सोवरेन स्टेट का मतलब यही होता है कि हम दूसरे के
बनाए गए रूल्स के हिसाब से काम नहीं करेंगे, हमारा देश है, हमारे हिसाब से चलेगा। तो ये है सोवरेन स्टेट का मतलब। तो देखो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है। विद द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल समाप्त हुआ तो हमारा देश क्या बन गया भैया, हमारा देश सोवरेन स्टेट बन गया, यानी कि 1947 के बाद, है ना, 15 अगस्त 1947 के बाद, है ना। अब जो इंडिया था इसके ऊपर किसी भी विदेशी पावर का कोई कंट्रोल नहीं था, है ना, हमारे यहाँ पे विदेशी पावर नहीं थी, राइट। सो आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट, तो हमारा कंट्री जो है इंडिपेंडेंट बन गया, इंडिया बिकेम सोवरेन, सोवरेन बन गया। वी आर नाउ फ्री टू टेक डिसीजन एज वी थिंक फिट इन आवर ओन कंट्री, है ना, हम अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। द वर्ड सोवरेन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, स्टेट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेन पावर, दस द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी एंड द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल मेक लॉज ऑन देयर बिहाफ। ओके, सो ये है आप लोगों का आंसर, ये आपका पहला पॉइंट था, और यहाँ से आप दूसरा पॉइंट देख लेना, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना दूसरा पॉइंट, ठीक है प्यारे दोस्तों। अरे भैया आ जाओ, रुको इसका कलर बदलना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ओके अच्छा, और तीसरा पॉइंट कहाँ पर है, क्योंकि ये तो चौथा दिख रहा है, आओ मैं दिखाती हूँ। यहाँ तक आप लोगों ने लिखा ना, तो द वर्ड, हाँ ये देख लेना, ये तीसरा पॉइंट, और फिर ये चौथा पॉइंट, फिर ये खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये है आप सभी लोगों का आंसर, आप देख लो, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वही हुआ ना कि सभी को समान मौके दिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर आप देख लो, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब क्या होता है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स में कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव नहीं होगा उनके धर्म जाति के आधार पे। अरे तुम तो महाराष्ट्र में जन्म लिए थे, तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, या फिर तुम तो ये वाले एमपी में, तुम्हारा मतलब बर्थ ऑफ प्लेस तुम्हारा एमपी में है, तो तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकते, ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड एवरी इंडिविजुअल विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सभी को इक्वली अधिकार है अपने को आपको डेवलप करने का, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिएगा क्या करना है हमें, सुनो, मेक अ लिस्ट ऑफ द keywords in the preamble, look for their meanings in a dictionary, prepare a chart in the following way। यानी कि जो आपका preamble है उसमें के जो words है ना, keywords, उन्हें आपको देखना है और फिर आपको ये समझना है कि डिक्शनरी मीनिंग उसका क्या होगा। ओके, आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पे कीवर्ड सबसे पहले क्या आता है, अगर आप प्रियम्बल को देखोगे आपको समझ आएगा, सबसे पहले सोवरीन आता है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सोवरीन हम करते हैं। एंड अब इसका डिक्शनरी मीनिंग ये होता है कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इज नॉट द डोमिनियन ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर, मतलब जो इंडिया है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ये किसी भी जो एक्सटर्नल पावर है, जो विदेशी तत्व हैं, वो यहाँ पर काम नहीं कर सकते, वो यहाँ पे राज नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा था क्या हमारा सोशलिस्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ही होता है। अब इसका ये सोशलिस्ट का मीनिंग आप समझ लीजिएगा, डिक्शनरी मीनिंग अचीवमेंट ऑफ द सोशलिस्ट एंड्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, यानी डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू क्या करना, जो सामाजिक चीज है उसको अचीव करना। अगला यहाँ पे है सेक्युलर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर, सो डिक्शनरी मीनिंग इसका ये है कि ऑल रिलीजन्स इन इंडिया, सारे के सारे रिलीजन इंडिया में, उनको हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। डेमोक्रेटिक, इसका प्रोनाउंसिएशन भी वही होता है। तो डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है कि द अथॉरिटी ऑफ द पावर, द अथॉरिटी ऑफ द विल ऑफ द पीपल, एक मिनट, विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस्ड इन एन इलेक्शन, है ना, मतलब लोग क्या करते हैं, इलेक्शन यहाँ पे होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। नेक्स्ट है यहाँ पे रिपब्लिक। नाउ रिपब्लिक को कैसे आप ये करोगे, रिपब्लिक को ऐसे ही हम इसको हटा दो पहले, रिपब्लिक को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, तो वही रिपब्लिक ही कहा जाता है ना। ये 5 एक्स्ट्रा लिखा गया था, इसको हम हटा देते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग जरा देख लो। इसका डिक्शनरी मीनिंग ये होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये होता है कंप्लीट, इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया, सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने बता दिए हैं प्यारे दोस्तों। तो बस आप लोग पढ़ो अच्छे से, और कुछ भी समझना है तो यस आप मुझसे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। हमारा ऐप है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।